Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Gyan Bharatam Mission. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Art and Culture point of view. देखिए ज्ञान भारतम मिशन इज रिलेटेड विद नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम लोग दो बार न्यूज़पेपर एनालिसिस में पिछले 3-4 महीनों में कवर कर चुके हैं। वंस ड्यूरिंग बजट डिस्कशन और उसके बाद भी फरवरी महीने में डिस्कस किया था हमने। अब इसी मिशन का नाम बदल करके किया जा रहा है ज्ञान भारतम मिशन एंड दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग इट अगेन। हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स ना पूछ करके ज्ञान भारतम मिशन पूछ ले, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। तो एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, और फिर देखेंगे करंट कॉन्टेक्स्ट को। तो इस साल जो यूनियन बजट रखा गया साल 2025-26 के लिए, उसमें भारत सरकार ने अनाउंस किया कि नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट विल बी मेड ऑटोनोमस और इसके लिए लगभग 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे इन नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो ये कोई नया मिशन नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिशन था। इसको फरवरी 2003 में लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट, एंड इट वाज बीइंग रन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। इसका मेन मकसद रहा है अभी तक टू कंजर्व द वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट वेल्थ ऑफ इंडिया। जो भी हमारी पांडुलिपि है उसको डिजिटल तरीके से कंजर्व करना इसका लक्ष्य रहा है। बाद में दिस नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट वाज मूव्ड अंडर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। अभी इस साल जो बजट अनाउंसमेंट किया गया है उसमें मेनली बस यही कहा गया है कि नाउ नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट विल नॉट वर्क अंडर IGNCA, रादर इट विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो बस यही न्यूज़ थी कि नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट, इसको नया स्टार्ट नहीं किया गया है हाल फिलहाल में। इसको इस साल की बजट में अनाउंस किया गया कि इसको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस मिशन की तरह चलाया जाएगा विथ 500 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट इन नेक्स्ट 6 ईयर्स। जिसकी मदद से भारत की जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट वेल्थ है अभी तक की, आर्काइव लिटरेरी वेल्थ है अभी तक की, उसको डिजिटल तरीके से कंजर्व किया जाएगा फॉर पोस्टेरिटी, जेनरेशंस टू कम। अब करंट न्यूज़ ये है कि नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन का नाम बदला गया है, इट हैज़ बीन रिवैम्प्ड, और इसको नए तरीके से लॉन्च किया जाएगा ऑन जून 9, 2025। और इसका जो नया नाम है वो है ज्ञान भारतम मिशन। तो ज्ञान भारतम मिशन, इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका मेन लक्ष्य वही है, बेसिकली नाम बस बदल दिया गया है। नेशनल मिशन मैन्यूस्क्रिप्ट को कहा जाएगा ज्ञान भारतम मिशन, और इसका लक्ष्य वही है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन एज वेल एज डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियाज वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। इट विल एम टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिससे जो एंशियंट विजडम है हमारा, इट शुड बिकम एक्सेसिबल टू रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स एंड कॉमन पब्लिक वर्ल्ड वाइड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डाउनग्रेड ऑफ यूएस क्रेडिट रेटिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग। देखिए, आप जब भी कहीं से उधार लेने जाएंगे तो उधार देने वाली पार्टी ऐसे ही तो उधार नहीं दे देगी, वो पहले आपका बैकग्राउंड चेक करेगी कि आपने पास्ट में कोई उधार लिया तो टाइम पे लौटाया कि नहीं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, और उसके बेसिस पे तय किया जाएगा कि वेदर यू शुड बी गिवन लोन और नॉट। अब इंटरनेशनल लेवल पे देयर आर इंटरनेशनल लेंडिंग मार्केट्स, जहां पे दुनिया भर की देशें यानी कि उनकी सरकार एज वेल एज बिग कॉरपोरेट्स गो इन ऑर्डर टू रेज फंड फॉर देमसेल्फ। तो वहां पे अलग अलग देश की सरकारों के लिए रेटिंग दी जाती है, या फिर अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज को रेटिंग दी जाती है, जिस रेटिंग के बेसिस पे सरकारें या मल्टीनेशनल कंपनीज लोन रेज कर सकते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग एट नेशनल लेवल इज ऑल्सो डन। जैसे हमारे देश के अंदर देर आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विच वर्क अंडर सेबी, जो स्टॉक मार्केट का मेनली रेगुलेटर है।
तो भारत के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्राइसिल, इकरा, केयर, एसिमेर, आरए, फिच, इंडिया, ब्रिक वर्क रेटिंग, ये सब भारत की कंपनियों को रेटिंग देते हैं, जिसके बेसिस पे भारत की कंपनियां भारत के कैपिटल मार्केट से फंड रेज कर पाए। तो विद इन द कंट्री भारत की कंपनियों को रेटिंग देने के लिए ये रेटिंग एजेंसीज हैं, ताकि विद इन द कंट्री जो कैपिटल मार्केट है वहां से भारत की कंपनियां आराम से फंड रेज कर पाए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हमारी देश की सरकार को लोन लेना हो, उसको कहा जाता है सोवरेन बोरोइंग। या फिर देश की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स को जैसे टाटा, रिलायंस को लोन लेना हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे इन रेटिंग एजेंसीज का रेटिंग चलेगा नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं वो मेनली तीन हैं: फिच, मूडी, S&P, जिसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर। इंटरनेशनल लेवल पे जो 95% तक ग्लोबल रेटिंग दी जाती है टू द सोवरेन, यानी कि टू द गवर्नमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट, जिसके बेसिस पे लोग फंड रेज करते हैं, दिस इज solely done by these three agencies. These are done by these three agencies. So 95% of the rating activities at international level is done by these three entities at global level. तो आई जस्ट होप कि इस पेज से आपको समझ आया द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग को एक वर्ड में अगर आपको समझना है तो प्लीज रिकॉल या रिमेंबर दिस वर्ड, क्रेडिट वर्दीनेस। ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर, rating is given, and on that basis a borrower can raise fund from market. Good credit score means the borrower can get loan easily and that too at less interest rate. देश के अंदर ये रेटिंग एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये तीन रेटिंग एजेंसीज हैं, और रेटिंग दी जाती है कॉर्पोरेट्स को एज वेल एज सोवरेन या गवर्नमेंट को। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो तीन रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडी, S&P एंड फिच, इनका स्केल कुछ इस तरीके का दिखता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इफ अ कंट्री इज रेटेड एट हायर नॉच, उसको आसानी से लोन मिल जाएगा उसके देश की सरकार को, और सस्ता भी लोन मिलेगा। सिमिलरली इफ ए कॉर्पोरेट इज रेटेड एट हायर नॉच, उसको आराम से लोन मिल जाएगा और वो लोन सस्ता भी होगा, लोन विल बी चीपर ऑल्सो। जैसे जैसे रेटिंग खराब होते जाती है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। अ कंट्री और अ कॉर्पोरेट माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड ऑल्सो। एक पर्टिकुलर लिमिट से खराब हो गई रेटिंग, अगर जैसे ये रेटिंग से अगर नीचे हो गई आपकी, बट आप किसी देश की रेटिंग या कॉर्पोरेट की रेटिंग, तो उस केस में इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर द कॉर्पोरेट या कंट्री टू रेज फंड, एंड दैट इज वाई एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे को कहा जाता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, या उसके नीचे जो बॉन्ड्स होते हैं विच आर रेटेड बियॉन्ड या बिलो दिस रेटिंग, उनको कहा जाता है जंक बॉन्ड। कैसे आप एग्जाम देते हैं, तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको टॉप की रैंकिंग या रेटिंग मिलती है, फिर उससे नीचे रेटिंग, फिर उससे नीचे रेटिंग, एक पर्टिकुलर रेटिंग के बाद स्टूडेंट्स को फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लीजिए। जो बेस्ट रेटेड सोवरेन गवर्नमेंट होंगे या फिर कॉरपोरेट्स होंगे, वो ऊपर के साइड में होंगे, उनको इजीली लोन मिलेगा एंड लोन विल बी एट चीपर इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। तो जो लोन देने वाली पार्टी है वो रेटिंग देख करके ही लोन देती है। रेटिंग करवाने वाली आप समझ लीजिए ये सब एजेंसी हैं, ये थर्ड पार्टी हो गई बेसिकली। इनका सीधा सीधा काम लोन लेना देना नहीं होता है, बट ये रेटिंग करके दे देती हैं। रेटिंग करवाने के लिए भी देश की सरकारें या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इनको पैसा देती हैं, इन रेटिंग एजेंसीज को। तो एक पर्टिकुलर लिमिट से खराब हो गई अगर रेटिंग, तो उस केस को कहा जाता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और उस लिमिट से खराब रेटिंग वाली जो भी कंपनियां हैं या सरकारें हैं, उनके बॉन्ड को कहा जाता है जंक बॉन्ड। अब किन बेसिस पे सोवरेन रेटिंग दी जाती है, तो देयर आर सम क्वांटिटेटिव कंपोनेंट। क्वांटिटेटिव कंपोनेंट मतलब जिसको आराम से मेजर किया जा सकता है, विच आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, जैसे पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डेट कितना देश के ऊपर, पास्ट में कभी डिफॉल्ट किया कि नहीं। बट देयर आर सम क्वालिटेटिव कंपोनेंट ऑल्सो, क्वालिटेटिव कंपोनेंट विच आर नॉट ऑब्जेक्टिव, विच आर नॉट ट्रांसपेरेंट। इट इज़ परसेप्शन बेस्ड, कि क्या दुनिया के इन्वेस्टर्स को लगता है कि कौन सा इकोनॉमी मजबूत है, कौन सा कमजोर है। तो इट इज़ परसेप्शन बेस्ड, इट डज नॉट हैव एनी वेरी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। और यही कारण है कि जो सोवरेन रेटिंग एजेंसीज हैं उनको लेकर के, उनके रेटिंग के मेथड को लेकर के क्वेश्चन रेज होता रहता है। बहुत बार भारत और चाइना जैसे जो देश हैं, उनकी सरकारें या उनकी कंपनियां क्वेश्चन रेज करती हैं कि वाई दे आर रेटेड सो लो
even when they do not have a history of default in recent time and their overall economy is good, फिर भी भारत और चाइना जैसे देशों की सोवरेन रेटिंग थोड़ी सी खराब रहती है, या इन देशों की कॉरपोरेट्स की रेटिंग खराब रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोवरेन रेटिंग में एट इंटरनेशनल लेवल बाय दीज थ्री एजेंसीज बहुत सारा क्वालिटेटिव कंपोनेंट भी है, परसेप्शन बेस्ड कंपोनेंट भी है। और माना जाता रहा है कि जो तीन एजेंसीज हैं, S&P, फिच एंड मूडी, दे आर जनरली प्रो वेस्ट, अमेरिका या वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज को ये सपोर्ट करते रहे, तो उनकी रेटिंग ये अनड्यूली हाई रखते हैं। और भारत चाइना जैसे यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज की रेटिंग को अनड्यूली इन नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर लोअर साइड में ये लोग रखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा रेज होता ही है। बट करंट न्यूज थोड़ा अलग है। करंट न्यूज ये है कि मूडी, ये वाली जो एजेंसी है, मूडी ने हाल फिलहाल में अमेरिका की रेटिंग को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, AAA से डाउनग्रेड करके AA1 कर दिया है। और साथ ही साथ जो आउटलुक है उसको चेंज करके स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। आउटलुक नेगेटिव करने का क्या मतलब होता है वो थोड़े टाइम बाद हम समझेंगे, बट पॉइंट ये है कि टॉप नॉच रेटिंग से थोड़ा सा डिग्रेड किया है मूडी ने अमेरिका की इकोनॉमी को। और उसके पीछे कारण है अमेरिका का जो फाइनेंशियल, खासकर जो सरकार संबंधित जो फाइनेंशियल थिंग्स हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, गवर्नमेंट संबंधित जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, उसको कहा जाता है फिस्कल आउटलुक। तो द फिस्कल आउटलुक ऑफ यूएस इकोनॉमी इज वर्सनिंग। उनका ओवरऑल जो डेट है, उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो डेट है, जिसको कहा जाता है वहां पे फेडरल डेट, दैट इज करेंटली अबाउट 98% ऑफ देयर जीडीपी, विच इज expected to go as high as 134% of the GDP by 2035। यानी कि जितनी उनकी जीडीपी है उससे ज़्यादा उनके देश की सरकार के ऊपर लोन हो जाएगा बाय 2035। उसके अलावा द इंटरेस्ट पेमेंट, व्हेन लोन अमाउंट विल बी सो हाई, उस लोन के लिए इंटरेस्ट पेमेंट ऑल्सो विल बी वेरी हाई। बाय 2035 जो भी सरकार का रेवेन्यू होगा उसका 30% जो है सिर्फ और सिर्फ पुराने लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा। दिस इज द expectations या projections for next 10 years, and that is why the fiscal outlook does not look good for US economy, जिस कारण से उसकी रेटिंग को डिग्रेड किया गया है। कंज्यूमर सेंटीमेंट इज ऑल्सो ऑन द नेगेटिव साइड, इन्फ्लेशन इज राइजिंग, और पूरी दुनिया जो है धीरे धीरे इट इज मूविंग टूवर्ड्स डी डॉलराइजेशन फिनोमिना। मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर अक्रॉस द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नॉट that as it used to be earlier. The world economies are looking forward to have an alternative option. They do not want to heavily rely on dollar for international transaction. इस फिनोमेना को नाम दिया गया है de-dollarization। तो de-dollarization is also on the rise, and that is the reason why यूएस की इकोनॉमी का जो फ्यूचर है वो उतना ब्राइट नहीं, इट इज appearing bleak and thus the rating has been downgraded. इनफैक्ट ये जो दो एजेंसी हैं, अभी तो मूडी ने डाउनग्रेड किया फ्रॉम टॉप नॉच टू सेकंड top notch for America. S&P and Fitch have already downgraded US economy from top notch to second top notch. उन्होंने ऑलरेडी डाउनग्रेड किया हुआ है यूएस की इकोनॉमी को। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि व्हाट डज दिस नेगेटिव आउटलुक मीन। तो मूडी ने यूएस की इकोनॉमी को यहाँ रखा है, AA1 में रखा है, साथ ही साथ नेगेटिव आउटलुक दिया है। देखिए, आउटलुक का ये मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर किसी देश की रेटिंग यहाँ है और साथ ही साथ पॉजिटिव आउटलुक दिया हुआ है, तो इसका मतलब इन फ्यूचर यू में एक्सपेक्ट कि द रेटिंग विल इम्प्रूव एंड इट में गो फ्रॉम AA1 टू AAA। अगर AA1 है एंड आउटलुक दिया हुआ है स्टेबल, मतलब फ्यूचर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि द रेटिंग इज अबाउट टू कंटिन्यू, अबाउट टू रिमेन अनचेंज्ड। बट इफ आउटलुक इज नेगेटिव, मतलब फ्यूचर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि द रेटिंग में फर्दर गेट डाउनग्रेडेड। तो अमेरिका को जब रेटिंग दिया हुआ है AA1 with negative outlook, that means Moody is indicating in future you may get further downgraded to AA2। तो ये तो बात हो गई अबाउट करेंट न्यूज एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो रेटिंग देने का पैरामीटर, उसमें कई सारे पैरामीटर जो हैं वो परसेप्शन बेस्ड हैं, क्वालिटेटिव हैं, यानी कि सब्जेक्टिव हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट हैं। और इसको लेकर के हमेशा से ये प्रश्न उठता रहा है, क्योंकि भारत और चाइना जैसे देश, या इनफैक्ट पूरे के पूरे जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है, उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं कि व्हाई दे आर जनरली बीइंग रेटेड लोअर साइड। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने भी इस पे क्वेश्चन रेज किया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर बाइस्ड, एंड उसके अलावा उनके जो तौर तरीके हैं दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड परसेप्शन बेस्ड। और इसी कारण से जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं दे हैव somehow
aligned on this idea कि there should be independent credit rating agencies promoted by BRICS countries, जिसका नाम होना चाहिए BRICS Credit Rating Agencies. अभी तक इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, बट द आइडिया इज मोर और लेस अंडर डिस्कशन कि लेट अस हैव एन आवर ओन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रेटिंग एजेंसी प्रमोटेड ऑन ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, बिकॉज जनरली इन तीन एजेंसीज के ऊपर क्वेश्चन रेज होता है कि दे आर प्रो यूएस या ओवरऑल प्रो वेस्ट, बट करंट केस में तो थोड़ा सा अगेंस्ट या अपोजिट एक्शन दिखाते हुए लग रहे हैं ये तीन रेटिंग एजेंसीज. दे हैव डिग्रेडेड यूएस, बट ब्रिक्स कंट्रीज का मानना है कि यूएस को ये लोग अभी तक सिर्फ सेकंड नॉच पे लाए हैं, बट जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी कमजोर हो रही है इट शुड बी इवन बिलो, बट दे आर biased towards US या in favor of US, and that is why US is still rated higher than it should be. तो ये सब बातें चल रही हैं कि अमेरिका जहां है उससे उसको और नीचे होना चाहिए था. अगर ब्रिक्स कंट्रीज होते तो उसकी रेटिंग और खराब कर चुके होते ये रेटिंग एजेंसीज. अब ये जो डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें बस आप ये सोचिएगा कि रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट करता होगा, सेबी या आरबीआई. रेटिंग एजेंसीज आर मेनली वर्किंग इन कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, तो उनको कौन रेगुलेट करता होगा, सेबी या आरबीआई. उसके सोच के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये मेंस क्वेश्चन है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते क्या हैं, डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशंस ऑफ रिसेंट यूएस इकोनॉमी डाउनग्रेडिंग ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होते हैं वो आपने एक पेज पे डिफाइन कर दिया, और अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड किया गया, उससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, उस पर प्रश्न है. आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट at your own level, and then if needed see the hints also. Next topic is about fertility rate trend across Indian states, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. हमारे सिलेबस जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट में चैप्टर 1 में सीधा सीधा टॉपिक दिया हुआ है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, उससे रिलेट करके हम इस टॉपिक को देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकॉल सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्टिलिटी रेट. एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट. टोटल फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ average number of children a woman would have during her reproductive years. Reproductive year is generally considered 15 to 49. तो इतने उम्र में एक वुमेन ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देंगी, उसको कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट. एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट इसके आसपास हो तो फिर पॉपुलेशन ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, इट विल गेट स्टेबलाइज्ड. एंड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज considered to be 2.1, यानी कि on an average if a woman gave birth to 2.1 child in her life reproductive cycle, then population will stabilize, it will neither increase nor decrease. One woman 2.1 children को कैसे जन्म देगी, on an average है ये, तो 100 women मिल करके on a overall अगर 210 बच्चों को जन्म दे तो it will be considered as TFR, total fertility rate of 2.1. भारत के अंदर सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे कराती है भारत सरकार, जिसके अंतर्गत टोटल फर्टिलिटी रेट अलग अलग स्टेट्स में मेजर करने की कोशिश की जाती है. भारत का TFR जो है वो 2.0 पे आ चुका है. पिछले 4-5 सालों से भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 के आसपास है, मतलब वी आर स्लाइटली बिलो द रिप्लेसमेंट रेट. दिस इज एन इंडिकेशन दैट पॉपुलेशन इन इंडिया इज स्टेबलाइजिंग. पूरे दुनिया भर में अगर आप देखें तो जहां जहां पे गरीबी ज़्यादा है, पॉवर्टी एंड एजुकेशन का लेवल कम है, वहाँ पे आप देखोगे कि फर्टिलिटी रेट इज़ हाई. तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट एंड पॉवर्टी इलिटरेसी का रिलेशन है, सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है. भारत के अंदर लेकिन अलग अलग स्टेट्स की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर भी तो इलिटरेसी एंड पॉवर्टी जो है वो डिस्पायर काफ़ी इम्बैलेंस तरीके से है. कहीं स्टेट्स में पॉवर्टी एंड इलिटरेसी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, एंड दैट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन फर्टिलिटी रेट ऑल्सो. भारत के अंदर ओवरऑल टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ कम डाउन टू 2.0, बट देयर इज ह्यूज रीजनल डिस्पैरिटी ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी स्टेट्स हुज TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इज मच अबोव द रिप्लेसमेंट लेवल. फॉर एग्जाम्पल बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट है, इट इज़ 3. इसके अलावा मेघालय में भी है लगभग 2.9 के आसपास. ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट है विद द आइडिया, क्योंकि मेघालय में आइडिया दैट इलिटरेसी लीड्स टू हायर टोटल फर्टिलिटी रेट. मेघालय में इलिटरेसी लेवल इज नॉट दैट हाई, ये टोटल फर्टिलिटी रेट इज ऑन द हायर साइड. बाकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आर द स्टेट्स विथ हायर TFR दैन द एवरेज.
स्टेट्स विथ लोअर टोटल फर्टिलिटी रेट, उसमें आ गया वेस्ट बंगाल। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, 1.6। इनफैक्ट रिसेंटली वेस्ट बंगाल का टीएफआर जो है 1.4 पे आ चुका है। दिल्ली का टीएफआर हैज कम डाउन टू 1.4। ऑल्सो इन केरला, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड टीएफआर लेवल इज मच लोअर देन द रिप्लेसमेंट रेट। क्या कारण है? हमने मोटा मोटा तो देखा ही, देयर आर सर्टेन स्टेट्स दैट आर हैविंग हाई टीएफआर। कारण है वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जब सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होता है तो उसका सीधा इंपैक्ट होता है फीमेल के एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में फीमेल का एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होता है, जिस कारण से वीमेन का से ओवर फैमिली प्लानिंग इज लेसर। और उस केस में आप जनरली देखोगे कि नंबर ऑफ चाइल्ड वीमेन बियर्स इन हर रिप्रोडक्टिव साइकिल इज मोर। साथ ही साथ व्हेन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज देयर, देन देयर इज वीक पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड अवेयरनेस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हायर फर्टिलिटी रेट इज विटनेस्ड। इसके एग्जाम्पल हैं स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। वहीं जो स्टेट जहाँ पे टीएफआर रेट इज क्वाइट लेस, उसकी वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर क्वाइट हाई। द रीजन बीइंग वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो चुका है, जनरली हेल्थ केयर एक्सेस बेहतर है, लिटरेसी लेवल हाई है। तो इन सब कारणों से वीमेन का एम्पावरमेंट भी है, वीमेन का इकोनॉमिक वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो हाई। जैसे आप बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पे इन जनरल वीमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑन द हाइयर साइड। वहाँ पे इस कारण से कल्चरल प्रेफरेंसेस भी देखने को मिलता है फॉर एक्टिविटीज लाइक लेट मैरिजेस। मैनी कपल आर गोइंग फॉर वॉलेंट्री चाइल्डलेसनेस एज वेल, एंड दैट इज वाई टीएफआर रेट इन सच स्टेट्स आर ऑन द डिक्लाइन। टीएफआर पे सीधा सीधा यूपीएससी ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल पार्टी डेलीगेशन अगेंस्ट टेररिज्म इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है आपसे सीधा सीधा पूछ ले। क्या है ये न्यूज, वो जरा देखते हैं। भारत सरकार ने एक 7 ऑल पार्टी डेलीगेट ग्रुप बनाई है टू मोबिलाइज ग्लोबल सपोर्ट अगेंस्ट टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए एक और नया एक्शन लिया भारत सरकार ने इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। 7 पॉलिटिकल लीडर्स की एक ग्रुप बनाई है, डेलीगेट बनाई है, जिसको काम दिया गया है कि दुनिया के अलग अलग देशों में वो जाएं और वहाँ पे सरकारों को कन्विंस करें कि वाई ऑपरेशन सिंदूर वाज इम्पॉर्टेंट एंड वाई पाकिस्तान एज ए स्टेट शुड बी आइसोलेटेड बिकॉज इट सपोर्ट्स टेररिज्म, इट स्पॉन्सर्स टेररिज्म फ्रॉम इट्स सॉइल। तो 32 देशों को ये डेलीगेट्स विजिट करेंगे, उसमें से 5 यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट चाइना, और भारत के व्यू पॉइंट को ये रखेंगे दुनिया के अलग अलग देशों के सामने। ये डेलीगेट्स की एक बार लिस्ट देख लीजिए। शशि थरूर उसमें रहेंगे, मतलब सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग नहीं हैं, अपोजिशन पार्टी के भी हैं। कांग्रेस पार्टी से हैं शशि थरूर जी, रविशंकर प्रसाद बीजेपी। तो शशि थरूर का नाम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे नाम पूछ ले। संजय कुमार झा फ्रॉम जेडीयू, कानीमोजी फ्रॉम डीएमके, सुप्रिया सुले फ्रॉम एनसीपी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे फ्रॉम शिवसेना, विजयंत पांडा फ्रॉम बीजेपी और रविशंकर प्रसाद फ्रॉम बीजेपी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पारसनाथ हिल्स इज द हाईएस्ट पीक इन झारखंड, ये बात सही है, बट इट इज पिलग्रिम साइट फॉर जैन्स एंड संथल्स, नॉट बुद्धिस्ट। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट इज कंप्लीटली फंडेड बाय इंडिया। डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। सागर माथा संवाद 2020 में हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ कोविड, सो अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।